नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू वाले में आपका स्वागत है। एक बात सोचिए, हम्म। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही भव्य विशाल इमारत का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन ना, इस इमारत का नक्शा बनाने के लिए कोई एक आर्किटेक्ट नहीं है, बल्कि 389 मतलब 389 अलग अलग लोग हैं। बाप रे, वो तो बहुत ज्यादा लोग हैं। हाँ, और इनमें से कुछ लोग बिल्कुल अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कुछ की विचारधाराएं एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं, और लगभग 100 लोग तो ऐसे हैं जो असल में राजा महाराजा हैं और शायद चाहते ही नहीं कि ये इमारत कभी बने। बिल्कुल, उनका तो अपने ही अलग एजेंडा था। वही तो, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म की, मतलब हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की असल कहानी है। एकदम सही कहा आपने। तो आज के इस गहन विश्लेषण में ना, हम इसी ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, हम उसी क्रम में एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटे। और ये सफर इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि अक्सर हम लोग संविधान को बस नियमों की एक बोरिंग सी किताब मान लेते हैं। हाँ, वो स्कूल वाली टेक्स्ट बुक की तरह। बिल्कुल, मतलब हम सोचते हैं कि लाल बत्ती पार की तो जुर्माना देना होगा, बस यही सब। लेकिन जब हम इसके निर्माण की गहराइयों में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये कोई साधारण यूजर मैनुअल नहीं है। ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों और भविष्य के बीच का एक बहुत ही जीवंत समझौता है। जीवंत समझौता, क्या बात है। और देखिए, किसी भी बड़े समझौते या इमारत की शुरुआत जमीन पर ईंट रखने से तो नहीं होती। हाँ, जाहिर है। उसकी शुरुआत होती है एक विचार से। और हमारे स्रोत के पहले हिस्से के अनुसार इस पूरे सफर का जो पहला पड़ाव है, वो था एक बहुत ही साहसिक विचार, एक संविधान सभा के गठन का विचार, जो सबसे पहले एमएन रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय ने प्रस्तुत किया था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि उन्होंने ये बात तब कही थी जब आजादी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। और देखिए, यही तो एमएन रॉय के इस विचार की सबसे बड़ी खासियत थी। मतलब 1930 के दशक में जब ब्रिटिश साम्राज्य एकदम चरम पर था, तब ये कहना कि भारतीय अपना संविधान खुद लिखेंगे, ये महज एक राजनीतिक मांग नहीं थी। तो क्या था ये? ये एक बौद्धिक विद्रोह था। रॉय एक कम्युनिस्ट विचारक थे ना, और वो दुनिया भर की क्रांतियों को देख चुके थे। उनका मानना था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का चले जाना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि हमारे अपने नियम क्या होंगे। मतलब उन्होंने उस इमारत का पहला वैचारिक नक्शा तैयार कर दिया था। एकदम। लेकिन सिर्फ विचार होने से जमीन तो पास नहीं हो जाती ना, एक मोहर चाहिए होती है। और वो मोहर आखिरकार 1946 में आई, जब कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 का वो समय सच में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफी कमजोर हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने ये मिशन भेजा। हाँ, इसी कैबिनेट मिशन भेजा गया ताकि सत्ता के हस्तांतरण का एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया जा सके। और स्रोत बताता है कि इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे, और इसमें कुल 3 सदस्य थे। मतलब पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व वाले इस मिशन ने उस जमीन के कागजात पास कर दिए। बिल्कुल, कागजात पास हो गए। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है, जब बिल्डर्स को इकट्ठा करने की बारी आई। तो कुल 389 सीटें तय की गईं। अब जरा इस बंटवारे पर गौर कीजिए। 292 मतलब 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के लिए और 93 यानी 93 सीटें देशी रियासतों के लिए। मैं तो सोच के चकरा जाता हूं कि इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक मेज पर कैसे लाए होंगे। मैं आपको बताती हूँ, इसे सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये लिटरली आग और पानी को मिलाने जैसा था। आग और पानी? हाँ, देखिए, एक तरफ वो 292 प्रतिनिधि थे जो ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे थे, जहां थोड़ी बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थीं। चुनाव वगैरह होते थे वहां। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो 93 सीटें थीं जो राजा महाराजाओं के लिए थी, जिनका सदियों से एक छत्र राज था, अपनी सेनाएं थीं। और अचानक उनसे कहा जा रहा था कि आप अपने सारे विशेषाधिकार छोड़ दें, एक ऐसे दस्तावेज के नीचे आ जाएं जहां एक आम आदमी और एक राजा बराबर होंगे। बिल्कुल, इन 93 रियासतों को ये समझाना कि आपका भविष्य राजशाही में नहीं लोकतंत्र में है, ये कूटनीति का बहुत बड़ा चमत्कार था। ये केवल संविधान नहीं लिखा जा रहा था, भारत का एकीकरण हो रहा था। बहुत खूब। और जब ये विशाल कार्य पूरा हो गया तो इसे एक नाम दिया गया, और ये नाम कोई बोलचाल का शब्द नहीं था। भारत के संविधान का आधिकारिक शीर्षक स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 393 में दर्ज है।
अनुच्छेद 393, हाँ। मतलब उस पूरी मेहनत को एक औपचारिक कानूनी मोहर दी गई भारत का संविधान। ये अनुच्छेद 393 वो ठप्पा है जो इस दस्तावेज को उसकी पहचान देता है। लेकिन एक बात है, नाम तो अंत में दिया जाता है ना? हाँ बिल्कुल। जब ये 389 लोग पहली बार इकट्ठा हुए थे तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, विजन क्या है। अरे हाँ, जमीन मिल गई, बिल्डर्स आ गए, लेकिन ब्लूप्रिंट कहाँ है? और यहीं से हम स्रोत के दूसरे हिस्से में आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन इसे तुरंत पास नहीं किया गया। समय लगा इसमें। हाँ, 22 जनवरी 1947 को जाकर इसे स्वीकार किया गया और यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उसका आधार बना। वो जो समय का अंतर था ना, 13 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच का, वो इसलिए था क्योंकि संविधान सभा इंतजार कर रही थी कि शायद मुस्लिम लीग और कुछ अन्य देशी रियासतें भी शामिल हो जाएं। अच्छा, वो हड़बड़ी नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना में बदला तो उसने पूरे संविधान की आत्मा को समेट लिया कि हम सिर्फ सत्ता नहीं बदल रहे, हम एक नया समाज गढ़ रहे हैं। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि मैं प्रस्तावना के शब्दों को देख रहा हूँ और मुझे एक बहुत ही गणितीय ढांचा नजर आ रहा है। गणितीय ढांचा कैसे? देखिए, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता 2 प्रकार की है, अवसर और प्रतिष्ठा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन भारी दार्शनिक विचारों को 3, 5 और 2 जैसे नंबरों में बांधना, क्या ये चीजों को रटने या आसान बनाने की रणनीति थी? देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ याद रखने का तरीका मान लेंगे ना, तो हम इसके पीछे के गहरे दर्द को मिस कर देंगे। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं था। तो फिर क्या था? ये दरअसल इस समाज की पुरानी बीमारियों का इलाज था। जैसे न्याय में सामाजिक न्याय को राजनीतिक न्याय से पहले रखा गया है। मतलब वो जानते थे कि सिर्फ वोट देने का हक मिलने से समाज नहीं बदलेगा। एकदम सही। जब तक छुआछूत, जाति व्यवस्था और गरीबी है, तब तक राजनीतिक आजादी बेमानी है। और जब वो 2 प्रकार की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो वो सीधे उस व्यवस्था पर प्रहार कर रहे थे जहां एक इंसान जन्म से महान था और दूसरा अछूत। अरे वाह, मतलब हर एक संख्या समाज की एक विशिष्ट बीमारी को मिटाने का लक्ष्य था। बिल्कुल। ये तो गजब है। लेकिन आदर्श और विजन तो बन गए, पर जब आपको भारत जैसी विशाल और विविध मशीन को चलाना हो, तो इन आदर्शों को जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल रहा होगा। अगर मैं एक उदाहरण दूं, मान लीजिए संविधान एक स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और उद्देश्य प्रस्ताव उसका कोर विजन है। लेकिन एक ओएस को बहुत सी एप्स और भाषाओं को सपोर्ट करना होता है। भारत में सबसे बड़ी चुनौती तो भाषा ही थी ना। और भाषा का मुद्दा इतना संवेदनशील था कि ये पूरे देश को बांट सकता था। इसीलिए 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल का निर्माण किया गया, जो भाषा से संबंधित है। और स्रोत के अनुसार मूल रूप से इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन आज ये बढ़कर 22 हो गई हैं। इसका एक दिलचस्प उदाहरण सिंधी भाषा है, जिसे 21वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये 14 से 22 भाषाओं का जो सफर है ना, ये बहुत कुछ कहता है। हाँ। ये साबित करता है कि निर्माताओं ने भाषा किसी पर थोपी नहीं। मतलब वो रिजिड नहीं थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक लचीला ढांचा दिया। सिंधी भाषा का जुड़ना इस बात का सबूत है कि ये दस्तावेज समय के साथ नई पहचानों को अपना सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपडेट है, ताकि ये सिस्टम पुराना ना पड़े? लिटरली, ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और स्रोत बताता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट का जो मैकेनिज्म है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हाँ, और वहां से लेने का एक खास कारण था। उस समय दक्षिण अफ्रीका भी भारत की तरह एक बहुत जटिल देश था। अच्छा। हाँ, उन्हें एक ऐसे नियम की जरूरत थी जो ना तो इतना कठोर है कि बदला ही ना जा सके, और ना इतना लचीला है कि कोई भी सरकार रोज उसे अपने फायदे के लिए बदल ले। अनुच्छेद 368 वही सधा हुआ संतुलन देता है। सही है, सिस्टम अपडेट तो हो रहा है, लेकिन
देखिए, हर सिस्टम में क्रैश होने का खतरा तो होता ही है। कोई वायरस आ जाए या मशीन ओवरलोड हो जाए, हाँ, तब क्या करेंगे? तब हम फोन को सेफ मोड में डाल देते हैं, जहां बस वही चीजें काम करती हैं जो मशीन को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं। हमारे संविधान में भी ये सेफ मोड है, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी, जो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 356 तक दिए गए हैं। हाँ। और ये जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव है ना, ये प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। और यहाँ जो जर्मनी का संदर्भ है वो बहुत ऐतिहासिक है। हमारे निर्माताओं ने जर्मनी के वाइमर संविधान के पतन को बहुत करीब से देखा था। मतलब वो हिटलर वाली बात? बिल्कुल। उन्होंने देखा था कि कैसे हिटलर ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर उसी सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। तो उन्होंने जर्मनी की उस गलती से सीखा कि ऐसा यहाँ ना हो? हाँ, उन्होंने सीखा कि जब देश की सुरक्षा या अस्तित्व पर ही कोई बाहरी या आंतरिक संकट आ जाए तो राज्य को कुछ समय के लिए एक असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित करना इसीलिए रखा गया ताकि राष्ट्र नाम का मेन सिस्टम बचा रहे। ये तो काफी लॉजिकल लगता है, पर जब राज्य सेफ मोड में नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, तब कामकाज कैसे होता है? स्रोत के अगले हिस्से में भाग 17 का जिक्र है, जो राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। और इसमें साफ लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। हाँ, ये राज्य के दैनिक कामकाज का तरीका है। लेकिन अब मैं आपको इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट बताता हूँ। अच्छा, बताइए। देखिए, जब आपातकाल लगा हो, सिस्टम सेफ मोड में हो और राज्य के पास असीमित शक्तियां हों, तब भी दो अधिकार ऐसे हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। और यहीं पर हमारा भारतीय संविधान अपनी सबसे बड़ी नैतिक ऊंचाई हासिल करता है। मैं तो यही सोच रहा था कि ये कितना अद्भुत है। मतलब देश पर संकट है, युद्ध चल रहा है, सरकार के पास सब कुछ कंट्रोल करने की पावर है, फिर भी राज्य अपने ही हाथ बांध लेता है और कहता है कि हम व्यक्ति के जीवन का अधिकार और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अछूता रखेंगे। ये आत्मनियंत्रण बहुत बड़ी बात है। ये गारंटी है कि राज्य कभी पूर्ण तानाशाह नहीं बन सकता। ये इस बात का दर्शन है कि राज्य नागरिकों के लिए बना है, नागरिक राज्य के लिए नहीं बने हैं। संकट के नाम पर आप किसी इंसान से जीने का हक नहीं छीन सकते। बहुत ही गहरी बात कही आपने। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम कह रहे हैं कि जीवन का अधिकार इतना पवित्र है कि आपातकाल में भी नहीं छिनता, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं संपत्ति के अधिकार को देखता हूं तो कहानी उल्टी है। संपत्ति के अधिकार को 44 में 44th संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों से ही हटा दिया गया। अब ये केवल एक कानूनी अधिकार है। हाँ, ये तो है। मतलब ये कैसे हो सकता है? आजादी के बाद अपनी जमीन होना स्वतंत्रता का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था क्या? जीवन को सर्वोच्च बना दिया और संपत्ति का दर्जा गिरा दिया। ये प्राथमिकता थोड़ी अजीब नहीं है? आज के नजरिए से अजीब लग सकती है, लेकिन अगर हम उस दौर की सामाजिक हकीकत समझे ना, तो ये विरोधाभास नहीं, बहुत जरूरी कदम था। कैसे, जरा समझाइए। देखिए, आजादी के समय भारत में जमींदारी प्रथा चरम पर थी। मुट्ठी भर लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और लाखों किसान भूमिहीन थे। जो पीढ़ियों से गुलामी कर रहे थे। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर संपत्ति का अधिकार एक पूर्ण मौलिक अधिकार बना रहता तो सरकार कभी जमीन का बंटवारा कर ही नहीं पाती। ओह, मतलब अगर सरकार किसी बड़े जमींदार से जमीन लेके गरीबों में बांटती तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता। एकदम सही पकड़े आप। वो कहता कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसीलिए भूमि सुधार के लिए संपत्ति के अधिकार को हटाना जरूरी था। इसका सीधा संदेश ये था कि संविधान की नजर में इंसान की जान और गरिमा किसी की भी जमीन जायदाद से कहीं ऊपर है। हल इंसान की कीमत जमीन से ज्यादा है। क्या बात है। और इसी से हम स्रोत सामग्री के अंतिम अहम पड़ाव पर आते हैं। हाँ, अभी तक हमने बात की कि राज्य क्या नहीं कर सकता, अधिकारों की बात की। हाँ, लेकिन अब बात आती है कि राज्य को क्या करना चाहिए, और यहाँ प्रवेश होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, जिन्हें हम DPSP कहते हैं। ये भाग 4 में है और इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से लेने का भी एक विशेष कारण था। आयरलैंड भी भारत की तरह ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था। अच्छा, उनका भी इतिहास हमारे जैसा था। हाँ, और उसने भी भारी अकाल और गरीबी झेली थी, तो उनका अनुभव हमारे लिए प्रासंगिक था। DPSP एक तरह से सरकार के लिए नैतिक कंपास है। आप इन्हें लागू करवाने कोर्ट नहीं जा सकते,
लेकिन ये सरकार को उसका अंतिम लक्ष्य याद दिलाते हैं। और स्रोत बताता है कि वो लक्ष्य अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 में है, लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की स्थापना, और अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र है। बिल्कुल। अगर मैं इन सबको एक स्वस्थ रिश्ते या घर चलाने के नजरिए से देखूं, तो मुझे एक बहुत दिलचस्प समीकरण दिखता है। वो कैसे, बताइए जरा। देखिए, मौलिक अधिकार वो हैं जो आप रिश्ते में अपने लिए मांगते हैं, मेरी आज़ादी, मेरा सम्मान। डीपीएसपी वो साझा लक्ष्य है कि हमें मिलकर एक सुखी घर बनाना है, जो कि कल्याणकारी राज्य है। हाँ, बहुत सही। लेकिन कोई भी घर सिर्फ अधिकारों की मांग से या लक्ष्य से तो नहीं चलता ना। घर साफ रखना है, बिल भरना है, कुछ रोजमर्रा के काम भी होते हैं। हाँ, मतलब आप कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो घर के काम या कोड्स हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। और मजेदार बात यह है कि ये मूल संविधान में थे ही नहीं। हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया। इन्हें 42वें 42nd संविधान संशोधन के जरिए 1976 में जोड़ा गया। ये भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। ये वो काम है जो इस देश रूपी घर में रहने वाले हर नागरिक को मिल बांट कर करने चाहिए। ये घर वाला उदाहरण बहुत सटीक है। 1976 में ये महसूस किया गया कि नागरिक सिर्फ राज्य से मांग नहीं कर सकते, उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और एक बात जो मुझे दिलचस्प लगती है, शुरुआत में इन कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो बढ़कर 11 हो गई है। मतलब समय के साथ घरवालों पर एक काम और बढ़ गया। और वो 11वां कर्तव्य है माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। ये साबित करता है कि जैसे समाज विकसित होता है, जिम्मेदारियां भी विकसित होती हैं। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन ही सफल लोकतंत्र की कुंजी है। बिल्कुल। तो इस तरह हमने आज के इस गहन विश्लेषण में अपने स्रोतों के आधार पर एक बहुत लंबी और अद्भुत यात्रा पूरी की है। एमएन रॉय के विचार से लेकर कैबिनेट मिशन की जमीन, 389 बिल्डर्स और अनुच्छेद 393 के शीर्षक तक, और फिर उद्देश्य प्रस्ताव से लेकर मौलिक कर्तव्यों तक। हाँ, कैसे हमने 14 से 22 भाषाओं तक का सफर तय किया, कैसे संपत्ति का अधिकार बदल गया लेकिन जीवन का अधिकार अडिग रहा। और इसी लचीलेपन से मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या विचार है? देखिए, हमने देखा कि इस संविधान में लगातार बदलाव हुए हैं। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, नई भाषाएं जुड़ी। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, जब कोई दस्तावेज संशोधनों के माध्यम से लगातार विकसित होता रहता है, तो क्या वो कभी पूरी तरह से लिखा हुआ या पूरा माना जा सकता है? सोचने वाली बात है। या फिर भारतीय संविधान असल में कोई किताब है ही नहीं, बल्कि ये हमारे भूतकाल के अनुभवों और भविष्य की संभावनाओं के बीच चल रही एक कभी न खत्म होने वाली बातचीत है। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। नई चीजें सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार। आज की इस चर्चा की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए रोजमर्रा के काम में कितने सांसदों की जरूरत होती है? अगर अंदाजा लगाना हो तो लोग शायद कहेंगे कि कम से कम आधे सांसद तो चाहिए ही होंगे। बिल्कुल, लेकिन असल में संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए केवल 10% लोगों की उपस्थिति काफी है। सिर्फ 10%? हाँ, सिर्फ 10%। लेकिन अगर उसी सरकार को गिराने की प्रक्रिया शुरू करनी हो तो सीधे 50 सांसदों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है? एकदम सही। ये स्थिरता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम भारतीय संवैधानिक ढांचे के आवश्यक स्तंभों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और तथ्यों की एक पूरी लिस्ट है। और हमारा मकसद सिर्फ इन अनुच्छेदों को पढ़ना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम और संस्थाएं मिलकर इस विशाल मशीनरी को कैसे चलाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस मास्टर ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं, जो बिल्कुल ऊपर राष्ट्रपति के पद से शुरू होकर नीचे एक आम नागरिक की आरटीआई अर्जी तक जाता है। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही जटिल लेकिन बेहद शानदार तरीके से डिजाइन की गई मशीनरी है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। हाँ, वो तो एक जीवित व्यवस्था है ना? बिल्कुल, एक जीती जागती व्यवस्था। अगर हम इस पूरे ढांचे को इसके शीर्ष से समझना शुरू करें तो सबसे पहले हमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को देखना होगा, और वहां से हम क्रमानुसार संसद, फिर न्यायपालिका और अंत में नागरिक सशक्तिकरण तक जाएंगे। तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 ये स्पष्ट करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ठीक उसके बाद अनुच्छेद 53 ये तय करता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है
वो राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन जब हम अनुच्छेद 54 और 55 पर आते हैं ना, हाँ। तो चुनाव की प्रक्रिया मतलब वो बहुत ही विशिष्ट हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये चुनाव सीधे जनता नहीं करती, ये अप्रत्यक्ष होता है। सही कहा। और इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग होता है। अब जो लोग राजनीति को फॉलो करते हैं उन्होंने ये शब्द कई बार सुना होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन जमीनी स्तर पर ये काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। ये प्रणाली ना बहुत ही वैज्ञानिक है। इसका मूल विचार ये है कि किसी का भी वोट बेकार न जाए। अच्छा, मतलब वेस्ट ना हो। हाँ, जब विधायक और सांसद वोट डालने जाते हैं तो वो केवल एक बटन नहीं दबाते, वे मतपत्र पर अपनी पसंद की वरीयता तय करते हैं। मतलब फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, ऐसे? बिल्कुल, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। अब मान लीजिए जिस उम्मीदवार को उन्होंने अपनी पहली पसंद बनाया था वो रेस से बाहर हो जाता है। ओके। तो ऐसे में उनका वोट रद्द नहीं होता, उनका वोट उनकी दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो व्यक्ति अंततः राष्ट्रपति बनता है उसे निर्वाचक मंडल का व्यापक और स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। वो किसी एक छोटे गुट का नेता नहीं रहता, वो पूरे देश का सर्वसम्मत प्रतिनिधि बनकर उभरता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज है जो मुझे हमेशा खटकती है इसी निर्वाचक मंडल को लेकर। क्या? अनुच्छेद 54 के तहत ये तो स्पष्ट है कि चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक ही हिस्सा लेंगे, लेकिन जो नामित सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिन्हें खुद राष्ट्रपति चुनते हैं, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या ये उनके अधिकारों में कटौती नहीं है? देखिए, इसे अधिकारों की कटौती के तौर पर देखने के बजाय चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के उपाय के तौर पर देखना चाहिए। पवित्रता मतलब निष्पक्षता के लिए? हाँ, हमारे संविधान निर्माता हितों के टकराव को लेकर बहुत सतर्क थे। जरा सोचिए, जो व्यक्ति खुद चुनाव मैदान में उतरा है, अगर उसी के द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य उसे वोट देने लगें तो वो चुनाव निष्पक्ष कैसे कहलाएगा? जाहिर है वो तो एक तरह का गिव एंड टेक हो जाएगा। एकदम सटीक। मैंने तुम्हें नामित किया, तुम मुझे वोट दो। इसी स्थिति से बचने के लिए नॉमिनेटेड सदस्यों को बाहर रखा गया है। लॉजिकल है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उन्हें चुनने का अधिकार केवल उन्हीं के पास है जिन्हें सीधे जनता ने चुना है। बिल्कुल। अब इसके बाद अनुच्छेदों का एक पूरा क्रम आता है, 56 से लेकर 58 और फिर 60 और 61। हाँ, जिनमें कार्यकाल, दोबारा चुनाव, योग्यता, शपथ और महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शामिल है। मुझे तो लगता है महाभियोग की ये प्रक्रिया खुद में ये साबित करती है कि पद चाहे जितना सर्वोच्च हो, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। यही तो लोकतंत्र की असली कसौटी है। अनुच्छेद 61 एक बहुत ही कड़ा सुरक्षा वॉल्व है। कड़ा कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति को पद से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है? हाँ, ताकि इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो सके। लेकिन इसका होना ये भी पक्का करता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कभी तानाशाह नहीं बन सकता। सही बात है। लेकिन जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो अनुच्छेद 53 वाली बात थोड़ी भ्रामक लगती है। कौन सी बात? यही कि सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि आगे चलकर अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। अगर मैं यहाँ एक व्यापारिक दुनिया का उदाहरण दूं तो आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। हाँ, बताइए। मान लीजिए देश एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है। ठीक है। तो राष्ट्रपति उस कॉरपोरेशन के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद उस कंपनी के सीईओ और मैनेजमेंट टीम की तरह है। अच्छा, मतलब फैसले सीईओ लेता है? हाँ, जो रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसले हैं, नीतियां बनाना है, जमीनी स्तर पर काम करना है, वो सीईओ और उनकी टीम करती है। लेकिन बड़े फैसले? सभी बड़े फैसले, संधियां और कानून चेयरमैन यानी राष्ट्रपति के नाम पर मुहरबंद होते हैं, पर राष्ट्रपति अमूमन इसी मैनेजमेंट टीम की सलाह पर काम करते हैं। ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया थी। अब इसी मैनेजमेंट टीम यानी मंत्रिपरिषद से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? ये बहुत दिलचस्प मुद्दा है। इतिहास में तो हमने देखा है कि सरकारें बचाने के लिए मंत्रालयों की रेवड़ियां बांटी जाती थीं। बिल्कुल, 2003 से पहले का दौर ऐसा ही था जहां जंबो कैबिनेट एक आम बात हो गई थी। लेकिन फिर 2003 में 51वां संविधान संशोधन आया जिसने इस पर लगाम लगा दी। हाँ, इसके तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या
लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% तय कर दी गई। ये 15% वाला नियम सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक मिनट, क्या ये छोटी पार्टियों के लिए अन्याय नहीं है जो गठबंधन सरकार में शामिल होती हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर सीटें लिमिटेड हैं तो छोटी पार्टियों को तो शायद कभी मंत्री पद मिलेगा ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है, लेकिन हमें इसके पीछे के इतिहास को समझना होगा। जब भी किसी सरकार पर गिरने का खतरा मंडराता था, तो वे असंतुष्ट विधायकों या सांसदों को खुश करने के लिए नए-नए मंत्रालय बना देते थे। मतलब सिर्फ एक लाल बत्ती और बंगले के लिए मंत्रालय? बिल्कुल ऐसा ही था। कई बार तो ऐसे मंत्रालय बनते थे जिनका कोई खास प्रशासनिक काम ही नहीं होता था। इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता था। और लाल फीताशाही भी बढ़ती होगी। बहुत ज्यादा। इसीलिए 91वें संशोधन ने इस राजनीतिक ब्लैकमेलिंग को खत्म किया। तो ये एक जरूरी कड़वी दवा थी। हाँ, प्रशासन को कुशल रखने के लिए ये 15% की लक्ष्मण रेखा खींचना अनिवार्य था। चलिए मंत्रिपरिषद से आगे बढ़ते हैं और पूरी संसद की वास्तुकला को देखते हैं। अनुच्छेद 79, 80 और 81। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का गठन समझाया गया है। बिल्कुल क्रमानुसार। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा में बैठते हैं, ना ही राज्यसभा में, फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा क्यों? इस विरोधाभास का उत्तर कानून बनाने की प्रक्रिया में छिपा है। आप ही बताइए, विधायिका का मूल काम क्या है? कानून बनाना? सही कहा। अब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल पर बहस कर सकते हैं, उसे पास कर सकते हैं, लेकिन वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। बिल्कुल। चूंकि कोई भी अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता, इसलिए वे शारीरिक रूप से सदन में उपस्थित न होने के बावजूद वैधानिक रूप से संसद का सबसे अहम हिस्सा है। अब समझ आया। लेकिन कानून बनाने की इस प्रक्रिया में कई बार दोनों सदनों के बीच भारी टकराव भी तो होता होगा। बहुत बार होता है, और इसी टकराव को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जॉइंट सिटिंग, जिसे राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें 2 बहुत बड़े अपवाद हैं। वो क्या? संविधान संशोधन विधेयक और मनी बिल, इन दोनों मामलों में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। मनी बिल मतलब धन विधेयक, राइट? हाँ, ये दोनों अपवाद हमारे शक्ति संतुलन के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। वो कैसे? अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो ये देश के मूल ढांचे को बदलने की ताकत रखता है। इसे किसी भी एक सदन की संख्या बल के जरिए जल्दबाजी में पास नहीं किया जा सकता। मतलब दोनों सदनों को अलग-अलग सहमत होना ही चाहिए। बिल्कुल। और मनी बिल का अपवाद तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की उस बुनियाद से जुड़ा है कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं। जाहिर है, मनी बिल सीधे जनता की जेब और टैक्स के पैसे से जुड़ा है। और जनता सीधे तौर पर किसे चुनती है? लोकसभा के सदस्यों को। हाँ, राज्यसभा तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसीलिए जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए, इस पर फैसला करने का एकाधिकार केवल और केवल लोकसभा के पास होना चाहिए। अगर संयुक्त बैठक होती तो राज्यसभा के सदस्य भी वोटिंग में हिस्सा लेते और लोकसभा के फैसले को प्रभावित कर सकते थे। इसीलिए राज्यसभा मनी बिल पर केवल 14 दिन तक चर्चा कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा को कुछ भी मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यही तो पेंच है। ये सारा ढांचा कागज पर तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जब हम इसके रोजमर्रा के काम करने के तरीके को देखते हैं तो आंकड़े एक अलग ही कहानी कहते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था ना, एक तरफ सदन चलाने के लिए कोरम यानी न्यूनतम उपस्थिति कुल सदस्यों का केवल 1/10 यानी 10% रखा गया है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। ऐसा क्यों? अगर हम इसे पलट कर देखें तो ये विरोधाभास दरअसल एक बहुत सोची समझी रणनीति है। अच्छा। मान लीजिए कोरम को बहुत ज्यादा, जैसे 50% रखा जाता तो क्या होता? शायद सदन का कोई काम ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। सांसद अक्सर अपने क्षेत्रों के काम में व्यस्त रहते हैं। 10% कोरम ये सुनिश्चित करता है कि विधायी कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन सरकार गिराना रोजमर्रा का काम नहीं है। यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए नियम सख्त है। अगर 1 या 2 सांसदों को ये अधिकार मिल जाता कि वे जब चाहे प्रस्ताव ला सकें, तो सरकारें कभी स्थिरता से काम नहीं कर पाती। हाँ, हर दिन कोई ना कोई सदन का समय बर्बाद कर रहा होता। हाँ, 50 सदस्यों की ये शर्त ये गारंटी देती है
कि प्रस्ताव के पीछे एक गंभीर राजनीतिक असंतोष मौजूद है। और जब हम राजनीतिक असंतोष या समर्थन की बात करते हैं तो सारा खेल आंकड़ों का हो जाता है। वो तो है ही। अगर लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों को देखें तो उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ सबसे आगे है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है 48 सीटों के साथ, और तीसरा पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ। यही जनसांख्यिकी का गणित ही राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता तय करता है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत काम करता है। मतलब जिस राज्य की आबादी जितनी ज्यादा होगी, संसद में उसकी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। बिल्कुल, यही कारण है कि नीतियां बनाते समय इन बड़े राज्यों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें किसी भी पार्टी को सत्ता के शिखर पर बिठा भी सकती हैं और वहां से उतार भी सकती हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारत जैसे विशाल देश में भूगोल और जनसंख्या ही राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत हैं। लेकिन जब यही राजनीतिक शक्ति कानून बनाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वे कानून संविधान के दायरे में ही होंगे? हाँ, बहुमत वाली सरकार तो कोई भी कानून पास कर सकती है। यहीं पर संविधान का असली रक्षक मैदान में आता है, हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदर्श वाक्य है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यतो धर्मोस्ततो जया। जहां धर्म है वहां विजय है। ये तो महाभारत से लिया गया है। सही कहा। लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है न्याय, सत्य और संवैधानिक नैतिकता। इसका मतलब अदालत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में। बिल्कुल नहीं। अदालत की वफादारी केवल और केवल संविधान के प्रति है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और हीरालाल जे कानया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। लेकिन जब हम न्यायपालिका के इतिहास को खंगालते हैं तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है महिलाओं का योगदान। हाँ, ये एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर रहा है। एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। और हाईकोर्ट में लीला सेठ हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं और अन्ना चैंडी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। ये नाम महज सामान्य ज्ञान के प्रश्न नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1950 में स्थापना के बाद से न्यायपालिका ने धीरे धीरे विविधता की ओर कदम बढ़ाए हैं। इन महिलाओं ने अपने संघर्ष से एक रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ा है। और एक परिपक्व होते लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी है। बिल्कुल, न्यायपालिका में विविधता का होना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि जो फैसले लिए जाते हैं वो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। न्यायपालिका के इतिहास में एक और नाम बहुत दिलचस्प है, एम हिदायतुल्लाह। ये भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने। अरे हाँ, ये हमारी चर्चा का एक अद्भुत फुल सर्कल मोमेंट है। हमने अपनी चर्चा राष्ट्रपति से शुरू की थी और अब हम एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश को देख रहे हैं जो कार्यपालिका के शीर्ष पद तक पहुंचे। ये हमारी संवैधानिक इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। कल्पना कीजिए कि राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो। देश का सर्वोच्च पद तो खाली नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। ऐसे दुर्लभ संकट के लिए ही ये नियम बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, जो कि हिदायतुल्लाह जी ने किया था। हाँ, ये दिखाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो वैसे एक दूसरे पर नजर रखती हैं, संकट के समय एक दूसरे का सहारा भी बन सकती हैं। क्या गजब का तालमेल है। हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की बात कर ली। लेकिन इस पूरे ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन है? जाहिर है इस देश का नागरिक। बिल्कुल सही। और नागरिकों की शक्ति दो प्रमुख स्तंभों पर टिकी है, स्वतंत्र चुनाव और सूचना का अधिकार। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और आपको पता है, उस समय दुनिया को भारत के लोकतंत्र पर बहुत संदेह था। लोगों को लगता था कि इतने विशाल और गरीब देश में चुनाव सफल नहीं हो सकते। लेकिन सुकुमार सेन जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हाँ, और बाद में वीएस रमा देवी जैसी हस्तियों ने, जो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी, इस संस्था की अखंडता को नई ऊंचाइयां दी। चुनाव आयोग ने नागरिकों को वोट की ताकत दी। लेकिन तो इन सब का असल में क्या मतलब है? चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं। बाकी दिनों के लिए नागरिक के पास है आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। हाँ, आरटीआई 2005 ने सरकार और नागरिक के बीच के उस पर्दे को हटा दिया जो सालों से चला आ रहा था। इसने आम नागरिक को सीधे सरकार से सवाल पूछने की ताकत दी कि हर जानकारी जनता की है। ये वाकई में सिर्फ एक कानून नहीं, एक क्रांति है
जिसने लोकतंत्र को पारदर्शी बनाया है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद से लेकर 2005 के आरटीआई अधिनियम तक का सफर तय किया। और हमने देखा कि ये सब केवल तथ्य नहीं है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक जीवन की धड़कन है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। बताइए। आज हमने 91वें संविधान संशोधन की बात की, जिसने मंत्रियों की संख्या को 15% तक सीमित कर दिया ताकि जंबो कैबिनेट बनने से रोका जा सके। हाँ, हमने इस पर काफी चर्चा की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कई दलों की गठबंधन सरकार बनती है तो ये गणित राजनीतिक वास्तविकता को कैसे प्रभावित करता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये 15% की सीमा अलग अलग क्षेत्रीय आवाजों को सत्ता में जगह मिलने से रोकती है, या ये सिर्फ प्रशासन को कुशल बनाए रखने का एक जरूरी नियम है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप सब भी इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों वाले इस विशाल देश को चलाना कैसा होता होगा, खासकर आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ पलक झपकते ही बदल जाता है। ये सच में बहुत जटिल है। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरी आधुनिक मशीनरी का जो असल प्रोग्रामिंग कोड है, मतलब जो इसका ढांचा है, उसकी जड़ें असल में एक 18वीं सदी की व्यापारिक कंपनी के दस्तावेजों में छिपी हैं, तो शायद हैरानी होगी। हाँ, अक्सर लोग वर्तमान की गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, पर उस कंक्रीट की नींव को भूल जाते हैं जो जमीन के बहुत नीचे है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमारे पास जो स्रोत दस्तावेज हैं, हम बिल्कुल उसी के क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे। यानी एक एक करके, एकदम तार्किक और क्रमिक रूप में। हाँ, हम आगे पीछे नहीं कूदेंगे। हम इन ऐतिहासिक और प्रशासनिक कड़ियों को उसी क्रम में सुलझाएंगे जैसे वे स्रोत में दी गई हैं, ताकि इस पूरी यात्रा को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझा जा सके। ये अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था रातों रात शून्य से नहीं बनती। आज का हर कानून, हर नई संस्था असल में अतीत की किसी प्रशासनिक चुनौती का ही परिणाम है। तो अगर हम आज के इस ढांचे को समझना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल इसी तरह एक एक ईंट को देखना होगा। तो चलिए श्रुत के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो कि आधुनिक प्रशासन के बारे में है। इसमें सबसे पहला जिक्र है नीति आयोग का। हाँ। 1 जनवरी 2015 को इसने दशकों पुराने योजना आयोग की जगह ली। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा था जैसे किसी पुरानी छपी हुई भारी भरकम नक्शे की किताब को हटाकर डैशबोर्ड पर एक लाइव और डायनामिक जीपीएस सिस्टम लगा देना। अरे वाह, ये जीपीएस वाली तुलना एकदम सटीक बढ़ती है ना? क्योंकि योजना आयोग का काम ऊपर से नीचे की ओर नीतियां थोपना था, लेकिन नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाता है। और एक जटिल होती है अर्थव्यवस्था में। आप दिल्ली में बैठकर हर राज्य की जरूरत का अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, तो इसीलिए इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो दिशा तय करते हैं। बिल्कुल, और उस दिशा को जमीन पर लागू करने के लिए जो तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए वो उपाध्यक्ष लाते हैं, जो कि हमारे स्रोत के अनुसार वर्तमान में सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी, सही। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि नीतियां सिर्फ कागज पर न रहें। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक पेंच भी है। स्रोत में नीति आयोग के तुरंत बाद अनुच्छेद 82 का जिक्र है। हाँ, परिसीमन आयोग। क्योंकि आप नीतियां तभी लागू कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपकी जमीन कहाँ से कहाँ तक है। मतलब विकास के लिए भौगोलिक सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, परिसीमन यानी सीमाओं का पुनर्निर्धारण। ये सुनने में थोड़ा उबाऊ और तकनीकी काम लगता है। हाँ, लगता तो है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, कुछ चुनाव क्षेत्रों में मतदाता बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कुछ में बहुत कम। बिल्कुल, तो परिसीमन आयोग का काम ये सुनिश्चित करना है कि हर वोट की कीमत लगभग बराबर रहे, और स्रोत के अनुसार ऐसा अब तक 4 बार किया जा चुका है। 4 बार? अच्छा, परिसीमन से सीमाओं के निर्धारण की बात सुनते ही मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। ये तो हुई आज के चुनाव क्षेत्रों की बात, लेकिन भारत के शुरुआती दौर में राज्यों का बंटवारा कैसे हुआ था? स्रोत का अगला बिंदु इसी बारे में। हाँ, 1953 का राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। सही कहा। जब अंग्रेज गए तो वे पीछे 500 से ज्यादा रियासतें छोड़ गए थे। ये एक तरह का बिखरा हुआ जिगसॉ पजल था। बहुत बड़ा पजल। और फजल अली आयोग के सामने चुनौती महज रेखाएं खींचने की नहीं थी। भारत जैसी विविधता वाले देश में राज्यों का बंटवारा कैसे हो,
इसलिए इस आयोग ने भाषा को एक प्रमुख आधार माना। जिसने भारत को टूटने से बचाया। तो अब राज्य बन गए और सीमाएं तय हो गईं। इसके बाद स्रोत हमें कानूनी सलाहकारों की ओर ले जाता है। हाँ, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 165। जब राज्य और केंद्र काम करेंगे तो विवाद भी होंगे। नीतियां बनाते समय सरकारें कानूनी उलझनों में फंस जाती हैं। इसीलिए अनुच्छेद 76 के तहत केंद्र के लिए महान्यायवादी और 165 के तहत राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद है। अब यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ सरकार के वकील नहीं है, मतलब ये एक तरह के संवैधानिक गार्डरेल हैं। गार्डरेल मतलब जो रास्ते से भटकने न दें। बिल्कुल। जब भी कोई नई नीति बनती है तो ये अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार अनजाने में संविधान का उल्लंघन न कर दे। लेकिन वो संवैधानिक दायरा जिसकी ये रक्षा करते हैं वो खुद भी तो बदलता रहता है। स्रोत में अगली कड़ी संविधान संशोधनों की है, जैसे 42वां संशोधन, जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हाँ, इसने इतने व्यापक बदलाव किए कि इसका ये नाम ही पड़ गया। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल, एक जीवित दस्तावेज है। और जीवित दस्तावेज होने का एक और ताजा प्रमाण स्रोत में दिया गया है, 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाँ, दशकों के इंतजार के बाद महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण मिलना, ये बताता है कि कानून को समाज के साथ अपडेट होना पड़ता है। ये दोनों ही संशोधन दिखाते हैं कि कानून कैसे समय की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। हम कागज पर कितने भी बेहतरीन कानून बना लें या महान्यायवादी नियुक्त कर लें, अगर उस पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार की दीमक लगी हो तो नीतियां आम इंसान तक कैसे पहुंचेंगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और हमारा स्रोत सीधे इसी समस्या के समाधान की ओर बढ़ता है। संथानम समिति की सिफारिशें, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी का गठन हुआ था। बिल्कुल। अगर मैं सीवीसी को फिर से एक एनालॉजी से देखूं तो ये सरकार के शरीर में एक इम्यून सिस्टम की तरह है। हाँ, बहुत खूब। मतलब इसका काम खून बनाना या सांस लेना नहीं है। ये प्रशासन नहीं चलाता। इसका काम है उन वायरस या भ्रष्टाचार को पहचानना जो पूरे सरकारी तंत्र को बीमार कर सकते हैं। ये इम्यून सिस्टम वाली बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि सीवीसी का काम सिर्फ सजा दिलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी निगरानी व्यवस्था कायम करना है जिससे सिस्टम खुद ब खुद साफ रहे। तो अब तक हमने स्रोत के क्रमानुसार आधुनिक भारत की संस्थाओं को समझ लिया है, नीतियां कैसे बनती हैं और भ्रष्टाचार पर नजर कैसे रखी जाती है। हाँ, अब हम इस विकास के ऐतिहासिक चरण में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमें समझना है कि ये पूरा प्रशासन आया कहाँ से, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ब्रिटिश राज की जड़ों की तरफ, जहां स्रोत में कई औपनिवेशिक पदों का जिक्र है। और ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव एक व्यापारिक कंपनी ने रखी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए स्रोत में दी गई इस क्रोनोलॉजी को डिकोड करते हैं। शुरुआत होती है रॉबर्ट क्लाइव से, जो बंगाल का पहला गवर्नर बना। हाँ, और वो कोई राजा नहीं था, बस एक कर्मचारी था। फिर चीजें बदलती हैं और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ये जो जनरल शब्द जुड़ा, ये बहुत अहम है। बिल्कुल, ये केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन का पहला बड़ा संकेत था। इसका मतलब था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी अब बंगाल के अधीन आ गई थी। और फिर ये केंद्रीकरण अपने चरम पर तब पहुंचा जब विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। हाँ, अब सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत का एक प्रशासनिक प्रमुख था। एक कंपनी पूरी तरह से साम्राज्य बन चुकी थी। और फिर 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली। एक नया पद गढ़ा गया, वाइसराय। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। पद नाम बदलते रहे, लेकिन सत्ता का ढांचा लगातार गहरा होता गया। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे प्रभावशाली मोड़ है, वो स्रोत में आजादी के बाद आता है। सी राजगोपालाचारी का स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनना, ये एक ऐतिहासिक पल था। जरा सोचिए, जिस कुर्सी पर क्लाइव और हेस्टिंग्स बैठे थे, उसी पर एक खादी पहनने वाला भारतीय बैठा था। क्या प्रतीक था ये? बहुत शक्तिशाली प्रतीक था।
लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ पद नहीं बनाए थे, उन्होंने जटिल प्रणालियां भी गढ़ी थीं। स्रोत में आगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का जिक्र है। हाँ, जिसने द्वैध शासन की शुरुआत की। लेकिन ये द्वैध शासन काम कैसे करता था? इसे आज के एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह समझिए। ब्रिटेन की संसद को डर था कि ये कंपनी कहीं ब्रिटेन से भी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। अच्छा। हाँ, इसलिए उन्होंने कंपनी के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और प्रशासनिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी अर्थव्यवस्था एक हाथ में और राजनीति दूसरे हाथ में। लेकिन अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था की नब्ज कभी ढीली नहीं छोड़ी। और स्रोत में इसी से जुड़ा अगला बिंदु है रिजर्व बैंक की स्थापना। बिल्कुल। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। बिना केंद्रीय बैंक के इतने बड़े उपमहाद्वीप की नीति को नियंत्रित करना असंभव था। और फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हाँ, ये तारीख भारतीय नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 साल पहले ही हो गया। अपनी मुद्रा पर नियंत्रण के बिना कोई देश आजाद हो ही नहीं सकता। सही कहा। और जब अर्थव्यवस्था की चाबियां हाथ आ गई तो अगला स्वाभाविक कदम था अपना खुद का ब्लूप्रिंट तैयार करना। यहीं से हम स्रोत के अगले खंड में आते हैं, संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उस हॉल की ऊर्जा की तो बस कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा 29 अगस्त 1947 को शुरू हुआ, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और उस अथक परिश्रम का परिणाम था हमारा मूल संविधान। स्रोत के अनुसार इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इतने सारे अनुच्छेद, ये कोई सामान्य दस्तावेज नहीं था। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या ये इतना बड़ा दस्तावेज एकदम जड़ था, मतलब रिजिड था? नहीं। और इसका जवाब स्रोत के अगले बिंदु में है। 42वें संशोधन ने तो प्रस्तावना तक में बदलाव कर दिया था। हाँ, प्रियम्बल में भी बदलाव हुए। लेकिन कागज पर नियम तो बन गए, पर पदों पर बैठने वालों की जवाबदेही कैसे तय हुई? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत में इसके लिए शपथ के अनुच्छेदों का जिक्र है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के लिए, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के लिए और 159 राज्यपाल के लिए। ये शपथ सिर्फ औपचारिकताएं नहीं है, ये नैतिक और कानूनी अनुबंध हैं। अगर कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसे इसी शपथ के उल्लंघन पर पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल। अब इस जीवंत ढांचे के विस्तार की बात करते हैं, जो स्रोत के अंतिम हिस्से में है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। हाँ, लेकिन भारत इतना विशाल है कि 8 से काम नहीं चलने वाला था। प्रशासन को और जमीनी होना था। तो 6ठी अनुसूची आई, जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रशासन की बात करती है। क्योंकि पूरे देश में एक ही तरह का मॉडल नहीं थोपा जा सकता, उन क्षेत्रों की संस्कृति को बचाने के लिए स्वायत्तता जरूरी थी। फिर राजनैतिक स्थिरता के लिए 10वीं अनुसूची आई, दल बदल विरोधी कानून। हाँ, वो आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकने के लिए। अगर कोई स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और इसके बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची। मुझे लगता है ये लोकतंत्र को जड़ों तक ले जाने का सबसे खूबसूरत तरीका था। बिल्कुल। 11वीं अनुसूची ने पंचायती राज को 29 विषय दिए और 12वीं ने नगर पालिकाओं को 18 विषय। मतलब सड़क कैसी होगी, पानी आएगा या नहीं, ये सब अब जमीनी स्तर पर तय होने लगा। और अब हम चर्चा को पूरी तरह गोल घुमाकर स्रोत के आखिरी बिंदु पर ले आते हैं, अनुच्छेद 3, नया राज्य बनाने का प्रावधान। हाँ, हमने शुरुआत में फजल अली आयोग की बात की थी। अनुच्छेद 3 ही वो टूल है जो संसद को नए राज्य बनाने या सीमाएं बदलने की ताकत देता है। क्या कमाल का ये पूरा क्रमिक सफर रहा है। एक 18वीं सदी के एक्ट से लेकर पंचायत के 29 विषयों तक। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैसे संविधान ने केंद्र से लेकर नगर पालिका के 18 विषयों तक की शक्तियां बहुत बारीकी से बांटी हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में प्रशासन के इन नए विषयों को किस नई अनुसूची में जगह मिलेगी। क्या मेरे पास AI या डेटा के लिए कोई 13वीं अनुसूची होगी? यही तो।
जो संविधान 1950 से खुद को प्रासंगिक बनाए हुए हैं, उसका अगला ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा? इस सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक भूल भुलैया में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार। क्या होगा अगर देश की सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो सीधे तौर पर देश की ही अदालतों से टकरा जाए? या फिर सोचकर देखिए, कोई ऐसा दिन आए जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस बात पर उलझ जाएं कि खजाने की चाबी किसके पास रहेगी। हाँ, ये एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर स्थिति है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संस्थानों का आपस में टकराना, मतलब ये बहुत आम बात है। वही तो, जब एक आम मशीन खराब होती है तो हम मैनुअल देखकर तार जोड़ लेते हैं, लेकिन जब एक पूरे देश का सिस्टम आपस में उलझने लगे तो वो कौन सी किताब है जो सब कुछ बिखरने से बचाती है? और वहीं पर हमारा बुनियादी ढांचा काम आता है। एक ऐसा ढांचा जिसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया हो, ताकि हर टकराव का एक कानूनी समाधान पहले से मौजूद हो। वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो भारतीय संविधान का आवश्यक सार संग्रह से लिया गया है। हाँ, और इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत इसका क्रम है। हाँ, एग्जैक्टली। आज की इस चर्चा का हमारा मिशन यही है कि हम प्रश्न 76 से लेकर 100 तक जाएंगे, एकदम उसी क्रम में जिसमें स्रोत सामग्री में इन्हें दिया गया है। हम देखेंगे कि कैसे ये दस्तावेज एक नागरिक की निजी सुरक्षा से शुरू होकर देश के खजाने और ऐतिहासिक मील के पत्थरों तक पहुंचता है। ये क्रम बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, संविधान के अनुच्छेद अलग थलग नहीं होते। जब हम स्रोत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो साफ दिखता है कि एक नियम दूसरे नियम की बुनियाद कैसे तैयार कर रहा है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है प्रश्न 76 से, अनुच्छेद 23, जो मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकता है। ये तो शारीरिक आजादी का सबसे बड़ा रक्षक हुआ ना? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ शरीर को बचाना काफी नहीं है, इसलिए स्रोत तुरंत प्रश्न 77 यानी अनुच्छेद 39A की तरफ ले जाता है। अच्छा, मुफ्त कानूनी सहायता वाला अनुच्छेद। हाँ, मुफ्त कानूनी सहायता। अब अगर किसी गरीब इंसान के अधिकार छीन जाएं और उसके पास वकील करने के पैसे ना हो, तो वो अनुच्छेद का क्या करेगा? वो तो शून्य हो गया ना। सही बात है। और फिर इसके बाद आता है प्रश्न 78, अनुच्छेद 48A, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। अगर मैं इन तीनों को जोड़कर देखूं तो ये एक सुरक्षा कवच जैसा लगता है। एकदम सही पकड़ा। ये पूरा एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अनुच्छेद 23 शरीर को बचाता है, 39A कानूनी ढाल देता है और 48A उस हवा को बचाता है जिसमें वो नागरिक सांस लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही आधुनिक सोच है। लेकिन यहाँ स्रोत में एक थोड़ा सा अजीब मोड़ आता है। इस सुरक्षा कवच के ठीक बाद प्रश्न 79 में अनुच्छेद 50 का जिक्र है, शक्ति का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना। वही तो, इन बुनियादी अधिकारों के ठीक बाद अचानक से सरकार और अदालतों के बंटवारे की बात कहाँ से आ गई? इनका क्या कनेक्शन? देखिए, अगर अंपायर और खिलाड़ी एक ही टीम के हों तो क्या खेल कभी निष्पक्ष हो सकता है? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वही बात है। संविधान निर्माता जानते थे कि जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें सबसे बड़ा खतरा खुद सत्ता से हो सकता है। ओह, मतलब अगर सरकार खुद कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा हो और सरकार ही तय करे कि वो सही है या गलत, तो नागरिक तो हार ही जाएगा। सही कहा। अनुच्छेद 50 यही सुनिश्चित करता है कि जो सरकार नियम बना रही है वो अदालत की कुर्सी पर बैठकर फैसला नहीं सुना सकती। ये व्यवस्था की निष्पक्षता का सबसे बड़ा आधार है। क्या बात है, ये क्रम तो सच में बहुत लॉजिकल है। व्यक्ति की रक्षा हो गई। अब स्रोत सामग्री हमें अधिकारों की दुनिया से निकलकर देश के प्रबंधन की तरफ ले जाती है, प्रश्न 80 से 84 तक। हाँ, पार्लियामेंट और देश के खजाने का हिस्सा। मुझे तो ये पूरा हिस्सा किसी विशाल कॉर्पोरेट कंपनी जैसा लगता है। जैसे प्रश्न 80 में अनुच्छेद 85 है, संसद के सत्र बुलाना। ये तो किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाने जैसा हुआ ना। बिल्कुल, और कोई भी बोर्ड मीटिंग मतलब बिना किसी फाइनेंशियल एजेंडा के तो पूरी नहीं होती। वह इसलिए ठीक बाद प्रश्न 81 आता है, अनुच्छेद 102, जो मनी बिल की परिभाषा देता है, यानी कंपनी का कैश क्या है, टैक्स क्या लगेगा। हाँ, और फिर प्रश्न 82, अनुच्छेद 112, जो आम भाषा में बजट है, साल भर का हिसाब किताब। पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ मनी बिल पहले और बजट बाद में क्यों है? क्योंकि मनी बिल तय करता है कि जनता के पैसे पर कंट्रोल किसका होगा, यानी लोकसभा का। बजट तो एक प्लान है,
पर उस प्लान को कानूनी रूप देने के लिए मनी बिल का क्लियर होना जरूरी है। समझ गए। ये तो पूरा एक फाइनेंशियल लाइफ साइकिल हो गया। लेकिन यहाँ स्रोत एक और संस्था की एंट्री करवाता है। प्रश्न 84 में अनुच्छेद 148 यानी CAG, देश का ऑडिटर, जो हर एक पैसे का हिसाब रखता है। हाँ, अब मेरा सवाल ये है कि अगर CAG सब कुछ ऑडिट कर ही रहा है तो इस क्रम में प्रश्न 83 क्यों है? अनुच्छेद 143 जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेने की शक्ति देता है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही बारीक अंतर है। देखिए, CAG जो करता है वो एक पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम यानी खर्चा होने के बाद की जांच। एग्जैक्टली। जब बजट पास हो गया, पैसा खर्च हो गया, तब CAG देखेगा कि नियम टूटे या नहीं। पर सोचिए, अगर कोई नया फाइनेंशियल कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि उसे लागू करने से ही संविधान खतरे में पड़ जाए। ओ, तो अनुच्छेद 143 उस नुकसान को होने से पहले रोकने का एक तरीका है, एक प्री मॉर्टम कह लीजिए। सही पकड़ा। जब संसद बोर्ड मीटिंग कर रही हो और कोई बड़ा कानूनी विवाद खड़ा होने वाला हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये एक सेफ्टी वैल्व है। अरे वाह! धन की परिभाषा, बजट, कानूनी सलाह और फिर ऑडिट, ये तो पूरी तरह से वाटरटाइट सिस्टम है। अब यहाँ से स्रोत हमें केंद्र से निकलकर राज्यों की तरफ ले जाता है। प्रश्न 85, अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, पार्डन पावर। हाँ, जब अदालतों का काम खत्म हो जाता है तब भी राज्य स्तर पर एक मानवीय पहलू खुला रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कानून हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, पर इंसानी हालत नहीं। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि राज्य के स्तर पर दया की गुंजाइश हमेशा बची रहे। सही कहा। और कानून की बात चली है तो स्रोत का अगला बिंदु है प्रश्न 86, अनुच्छेद 215, जो हाई कोर्ट को रिकॉर्ड कोर्ट का दर्जा देता है। मैं इसे एक कभी ना मिटने वाली मेमोरी ड्राइव की तरह देखती हूँ। मेमोरी ड्राइव, हाँ, ये बढ़िया एनालॉजी है ना? मतलब जो फैसला एक बार सेव हो गया वो नीचे की सभी अदालतों के लिए एक नजीर बन जाएगा। बिल्कुल। इससे होता यह है कि एक ही राज्य में दो अलग अलग जिलों में एक ही अपराध के लिए दो अलग सजाएं नहीं मिलती। ये न्याय में स्टेबिलिटी लाता है। ये तो न्याय का विकेंद्रीकरण हुआ। लेकिन जब बात पैसों के बंटवारे की आती है तो स्रोत अगले 3 बिंदुओं में पूरी तस्वीर साफ कर देता है। प्रश्न 87, 88 और 89, यानी अनुच्छेद 263, 266 और 279A, यानी अंतर्राज्य परिषद, संचित निधि और GST परिषद। हाँ, अब अनुच्छेद 266 जो संचित निधि है वो तो देश की मुख्य तिजोरी हो गई। लेकिन जहां तिजोरी एक हो और हिस्सेदार कई, वहां झगड़ा तो हो गई। हर राज्य को अपने विकास के लिए पैसा चाहिए। और यहीं पर फाइनेंशियल फेडरलिज्म यानी वित्तीय संघवाद की असली परीक्षा होती है। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ एक बड़ी तिजोरी बना देना काफी नहीं है, विवाद सुलझाने का एक मंच भी तो चाहिए। अच्छा, इसलिए ठीक उसके साथ अनुच्छेद 263 आता है, अंतरराज्य परिषद। ये एक डाइनिंग टेबल की तरह है जहां केंद्र और राज्य बैठकर अपने झगड़े सुलझाते हैं। सही कहा। और इसका सबसे आधुनिक रूप है स्रोत का प्रश्न 89, अनुच्छेद 279A, यानी GST परिषद। स्रोत ने इसे यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि यह दिखाता है कि संविधान टाइम के साथ कैसे अपडेट होता है। यानी टैक्स कैसे लगेगा और कैसे बटेगा, ये सब मिलकर तय करेंगे। ये देश को आर्थिक रूप से एकजुट रखने का तरीका है। बिल्कुल, एक बहुत ही मॉडर्न और कोलैबोरेटिव सिस्टम। चलिए, तिजोरी और टेबल तो सेट हो गए, लेकिन इस पूरे सिस्टम को अदालतों, फंड और राज्यों को चलाएगा कौन? स्रोत का अगला हिस्सा प्रश्न 90 और 91 हमें ह्यूमन रिसोर्स की तरफ ले जाता है। अनुच्छेद 312 और 315, ऑल इंडिया सर्विसेज और UPSC। हाँ, अगर संविधान एक कंप्यूटर हार्डवेयर है तो ये नौकरशाही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर ये OS परमानेंट रहता है। और इस OS को कमांड कौन देगा? ये स्रोत का अगला बिंदु तय करता है। प्रश्न 92, अनुच्छेद 326, यानी मतदान का अधिकार। वोटिंग राइट्स। देश के नागरिक वोट देकर नेता चुनेंगे जो इस OS को चलाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है यहाँ। हाँ, पूछिए। हमने मजबूत प्रशासन बना लिया, सबको बराबर वोट का हक भी दे दिया, फिर स्रोत में ठीक इसके बाद प्रश्न 93 क्यों है? अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति आयोग। अगर सिस्टम बन गया और वोट मिल गया तो अलग से इस कमीशन की क्या जरूरत रह गई?
यही तो संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी दूरदृष्टि थी। वो जानते थे कि सदियों की सामाजिक असमानता को सिर्फ एक वोट देने के हक से रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। कागज पर तो सब बराबर हो गए थे, पर असलियत में मतलब ग्राउंड पर सच्चाई अलग थी। अच्छा, तो क्या मैं अनुच्छेद 338 को उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फायरवॉल मान सकती हूँ, जो ये चेक करता है कि सिस्टम के अंदर जो पुराने वायरस या भेदभाव हैं, वो कमजोर वर्गों को नुकसान ना पहुंचाएं? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। सिस्टम ना हमेशा ताकतवर के पक्ष में झुकने की कोशिश करता है। वोट देकर आप सरकार तो बदल लेंगे, पर जब कोई पिछड़ा व्यक्ति उसी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने न्याय मांगने जाएगा तो उसे एक एक्स्ट्रा सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल, ताकि आखिरी इंसान तक लोकतंत्र पहुंचे। हाँ, ये कमीशन वही सुनियायत करता है। ये सच में बहुत गहरी व्यवस्था है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि स्रोत अब अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से में प्रवेश करा है। यहाँ से अनुच्छेदों के बजाय ऐतिहासिक मील के पत्थरों का जिक्र शुरू होता है। प्रश्न 94। 1953 की घटना, आंध्र प्रदेश का गठन। हाँ, भारत का पहला भाषाई राज्य। और मजे की बात देखिए, स्रोत इसके ठीक बाद प्रश्न 95 में अनुच्छेद 1 का जिक्र करता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये सीक्वेंस क्या कहता है? ये सीक्वेंस बताता है कि जब देश आजाद हुआ तो अंदरूनी सीमाओं को लेकर बहुत बहस थी। अनुच्छेद 1 कहता है देश एक अटूट संघ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाउंड्री बदल नहीं सकती। तो आंध्र प्रदेश का बनना उस अनुच्छेद 1 के लचीलेपन का पहला टेस्ट था। बिल्कुल। भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठी। अगर संविधान कठोर होता तो शायद देश टूट जाता, पर सिस्टम ने इस मांग को जगह दी और 1953 में नया राज्य बन गया। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। इसके बाद प्रश्न 96 हमें 2019 में ले आता है, CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब देखिए, स्रोत इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के बिंदु की तरह देखता है, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के। ये बस एक उदाहरण है कि नागरिकता जैसे बेसिक मुद्दे पर भी कानून वक्त के साथ कैसे बदलते हैं और हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। सही बात है, एक टाइमलाइन मार्कर की तरह। और जब कानून और अधिकारों की बात आती है तो स्रोत प्रश्न 97 में हमें एक बहुत ही फेमस कोट की तरफ ले जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। हमने शुरू में अनुच्छेद 23 की बात की थी अधिकार के रूप में। ये अनुच्छेद 32 आत्मा क्यों है? क्योंकि अधिकार का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उसे लागू करवाने का कोई रास्ता ना हो। सोचिए, अगर सरकार किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीन ले तो वो क्या करेगा? वो अदालत जाएगा। हाँ, पर निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। अनुच्छेद 32 एक डायरेक्ट हॉटलाइन है। एक डायरेक्ट हॉटलाइन? हाँ, ये नागरिक को पावर देता है कि अगर फंडामेंटल राइट टूटा है तो वो सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा, क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सब अधिकारों को जिंदा रखता है। अरे वाह! और ये पूरी व्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, ये स्रोत के अगले बिंदु प्रश्न 98 में दिखता है। भारत में 3 बार लगा आपातकाल, 1962, 71 और 75। ये इस पूरे मैनुअल का सबसे बड़ा क्रैश टेस्ट था, है ना? क्रैश टेस्ट बिल्कुल सही शब्द है। इमरजेंसी में सामान्य कानून पीछे हट जाते हैं और केंद्र सरकार के पास सारी ताकत आ जाती है। तो इन 3 दौर ने ये चेक किया कि क्या ये संघ खड़ा रह पाएगा। हाँ, और इतनी उथल-पुथल के बाद भी सिस्टम वापस अपने लोकतांत्रिक रूप में लौट आया। ये सिस्टम की मजबूती दिखाता है। वाह! और इस सिस्टम की फ्लूइड नेचर प्रश्न 99 में दिखती है, जहां नीलम संजीवा रेड्डी का जिक्र है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा स्पीकर थे और फिर देश के राष्ट्रपति बने। ये दिखाता है कि संस्थाओं के पद आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कोई दीवार नहीं है। और इस सब के बाद आखिरी प्रश्न 100। ये सफर रुकता है 13 मई 1952 पर, जब राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। और ये एंडिंग बहुत सिंबॉलिक है। शुरुआत व्यक्ति के अधिकार से हुई, फिर पैसे का प्रबंधन, राज्यों की बात और आखिर में राज्यसभा का बैठना। राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और लोकसभा की जल्दबाजी पर एक ठहराव लाती है। यानी 13 मई 1952 वो दिन था जब ये पूरा मैनुअल आखिरकार जमीन पर उतरकर अपना पूरा काम करने लगा। एकदम सही, वही कंप्लीशन का दिन था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने एक सटीक क्रम में देखा कि कैसे मानव अधिकारों से लेकर देश की तिजोरी, राज्यों के बीच बैलेंस और आखिर में पूरी संसद के एक्टिव होने तक का सफर तय किया गया। ये बस पुरानी किताबें नहीं है,
बिल्कुल नहीं। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि आज टैक्स कैसे लगेगा, पर्यावरण कैसे बचेगा, अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक अदृश्य आधार है। और इसी अदृश्य आधार से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है। हमने शुरू में अनुच्छेद 50 शक्ति के पृथक्करण की बात की थी। हाँ, सरकार और अदालत का अलग होना। पर आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो डिजिटल और तेज रफ्तार इंफॉर्मेशन का दौर है। 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया एक नई ताकत बन गए हैं। आजकल फैसले सिर्फ अदालतों में नहीं, मीडिया ट्रायल के जरिए जनता के बीच भी होते हैं। ओह, यानी जो लकीरें संविधान ने खींची थीं, वो धुंधली पड़ रही हैं। यही तो बात है। जब मीडिया का दबाव कार्यपालिका पर पड़ने लगे और सोशल मीडिया की बहस न्यायपालिका पर दबाव बनाए, तो वो जो कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे वो टूटने लगते हैं। तो सवाल ये है कि इस नए युग में क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के बीच आगे चलकर एक बहुत बड़ा टकराव नहीं होगा? क्या हमारा ये पुराना मैनुअल इस नई डिजिटल रियलिटी का दबाव झेल पाएगा? ये वाकई एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। जिस संविधान को हम एक स्थिर चट्टान मानकर चलते हैं, वो असल में एक ऐसी जमीन पर खड़ा है जो लगातार बदल रही है। हाँ, और उसे लगातार परखना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी परखने और सोचने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ और नए स्रोत के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।